नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं बैंकों का निजीकरण के बारे में। बैंकों का निजीकरण हो या ना हो, एक बहुत बड़ा विमर्श का मुद्दा जो है बना हुआ है। सरकार की इसके पीछे अलग तर्क हैं या सरकार से इतर जो लोग हैं उसके अलग तर्क हैं, पर सवाल है कि निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अभी भी मुद्दा बरकरार है। इस बीच किसान यूनियन समय समय पर इस मांग के विरोध में हड़ताल करते रहे हैं आज भी, और ये जो हड़ताल है किसान यूनियन में, ये बैंक यूनियन का, वो जारी है और अपनी मांगों को लेकर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बैंकों का निजीकरण क्यों होना चाहिए, ये सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है और सरकार को बैंकों के निजीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप याद करिए साल 1969 को जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो गया है, और उन्होंने एक झटके में 14 बैंकों का निजीकरण जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो उसके पीछे इंदिरा गांधी की सरकार ने दुहाई दी कि ये जो बैंक हैं ये अपने मालिकों की कठपुतली की तरह काम करते हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैंकिंग सेवा से अछूता रह गया है। बैंकिंग सेवा से दूर हैं, अब बैंकिंग गतिविधियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, न बैंकों की जवाबदेही बनती है। समाज के सभी लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। और इसी मुद्दे के साथ उन्होंने एक साथ 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि 1955 में इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो अधिग्रहण कर चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर जो सरकार है वह सिर्फ मौजूदा जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये नहीं, इससे पहले की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहाँ भी इस मुद्दे पे काफ़ी चर्चा हुई कि क्या अब समय आ गया है कि फिर से एक बार बैंकों को निजीकरण कर दिया जाए। बैंकिंग जानकार का मानना है कि बैंकों का निजीकरण जो है बैंकिंग समस्या का समाधान नहीं है। बैंकिंग की जो भी समस्याएं हैं उसकी वजह सरकार की नीतियां ही रही है। आप याद करिए जो भी गतिविधियां होती है कर्ज माफ़ी की, वो सरकारी नीतियों की हिस्सा होती है, लोक लुभावन गतिविधियों का हिस्सा होती है, और उसी लोक लुभावन जो सरकारी नीति है जिसका खामियाजा सरकारी बैंकों को भुगतना पड़ता है और बैंक की दैनिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ता है। बैंकिंग को हर साल और बैंक के कर्जे डूबते चले जाते हैं, यहाँ तक कि सरकार जब कर्जे वसूली के आदेश भी देते हैं तो उसमें एक ऐसा हेयर कट पॉलिसी यानी कुछ मात्रा लेके लोन माफ़ करने की पॉलिसी, और धीरे धीरे बैंकिंग स्थिति जो है चरमरा सी गई है। और उसके बाद आवाज़ उठने लगे हैं कि क्यों न बैंक को निजीकरण कर दिया जाए। लेकिन सवाल है कि आज जिस स्थिति में बैंक है वहां तक पहुंचाया किसने। ये भी सरकारी नीतियों का ही हिस्सा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में जितने भी सुधार की गुंजाइश हो सकती थी सरकार ने कभी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि उन्होंने एक माइनर सा अंतर रखा है, कर्ज माफ़ी और दूसरा राइट ऑफ। अगर आप देखें तो राइट अप का मतलब ये होता है कि राइट अप मतलब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तहत तो रखा गया है, पर समय आने पर भविष्य में संभावना है कि इसकी वसूली भी हो सकती है। लेकिन जब हम कर्ज माफ़ी की बात करते हैं तो इसकी वसूली की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी बारीक सी अंतर के कारण सरकार सालों साल, हर सरकार चाहे वो बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, ये राइट ऑफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को करोड़ों अरबों रुपए राइट ऑफ करती है। कहती है कि हमने कर्ज माफ़ी नहीं किया है, हमने तो राइट ऑफ किया है। पर उस राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? क्या भविष्य में जिस आस के साथ आप राइट ऑफ करते हो क्या उससे कोई इनकम हुई, क्या कोई वसूली हुई, बैंकिंग संसाधनों में वृद्धि हुई? तो जवाब है नहीं। आज तक जितने भी रुपये राइट ऑफ किए गए पूंजीपतियों के, उनसे एक पैसे की वसूली नहीं हुई, तो फिर क्यों नहीं इसको कर्ज माफ़ी ही मान लिया जाए। पर सरकार इस शब्दों के खेल को उलझाकर राजनीतिक हितों को साधती रही है। यही कारण है कि इनकम टैक्स के जितने भी पैसे आते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा साल दर साल बैंकिंग सिस्टम में डालने पड़ते हैं, ताकि बैंक की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन अब सरकार ने मन बना लिया है कि साल दर साल बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालने के बावजूद भी अगर बैंकिंग स्थिति सुधर नहीं रही है तो क्यों न बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए। लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें बैंक की गतिविधियों का कोई मतलब ही नहीं है,
ये तो सरकारी नीति का परिणाम है कि बैंक इस स्थिति में पहुंच चुका है। कई लोगों का तर्क है कि जिस तरीके से निजी बैंक का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, उस स्थिति में सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है। ये सच भी है और मान भी लिया जाए, लेकिन हाल के दिनों में निजीकरण के जो परिणाम है, निजी बैंकों के जो परिणाम है, आप देख सकते हैं, चाहे एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो या फिर पंजाब कॉर्पोरेट बैंक हो, जो भी बैंकिंग रही है, उनके सिस्टम घोटाले के जो तार हैं वो कहाँ तक गए हैं। अगर वो पैसे लेके भाग गए हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? अंत में सरकार को ही उसका रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, क्योंकि वह लोगों के डिपॉजिट से जुड़ा होता है और लोगों की सुविधा का ध्यान रखना, उसकी पूंजी का ध्यान रखना सरकार का आवश्यक है, क्योंकि सरकार ही तो वो भरोसा देती है जिसके आधार पर यह बैंकिंग सिस्टम चलती है। अगर सरकार ये भरोसा निकाल दे तो फिर इस बैंकिंग सिस्टम का लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन बावजूद जो सवाल है कि निजीकरण क्या इस समस्या का समाधान है, बैंकिंग जानकार DY रेड्डी कहते हैं, जो पूर्व गवर्नर है, उनका मानना है कि बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो राष्ट्रीयकरण एक राजनीतिक मुद्दा था। उसी प्रकार जो निजीकरण है वह भी एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन निजीकरण ही समस्या का समाधान है, मैं इसे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि निजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो पूर्व डिप्टी चेयरमैन मंदाना, कि ये एक प्रक्रिया हो सकती है, पर प्रक्रिया ये हो कि बैंकिंग में पेशेवर लोग आए, बैंक के CEO को हटने और हटाने का अधिकार मिले, ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू करे। जब वह स्वतंत्र रूप से काम करना के साथ शुरू करे तो एक जवाबदेही के तहत सरकार को अपना नियंत्रण हटा लेना चाहिए। ये स्वाभाविक और स्वतः प्रक्रिया होनी चाहिए, ये अचानक से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कई और जानकार हैं जिनका मानना है कि निजीकरण बैंक का हो जाएगा तो बैंक निजीकरण के साथ बैंक की सेहत में सुधार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाल के दिनों में अगर आप पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की बात माने तो उन्होंने कहा है कि निजीकरण से बैंकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाल के वर्षों में जितने भी निजीकरण हुए हैं उसका कोई देश के हित में सफल अनुभव नहीं रहा है। अगर ये सफल अनुभव नहीं रहा है तो बैंकों के साथ ये सफल अनुभव होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन सवाल फिर यही उठ के आता है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी 4 बैंकों के निजीकरण का फैसला किया है, जिसमें आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडियन, ये सारे बैंक हैं, लेकिन जिसका निजीकरण किया जा सकता है। IDFC बैंक को पहले ही LIC को बेचा जा चुका है, जिनमें उनकी 51% की हिस्सेदारी है, और तो इसलिए इसको पूरी तरीके से निजीकरण तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि LIC धीरे धीरे IDFC के हिस्सेदारी को बेच देगी, उसके बाद इसमें निजीकरण की दखल अंदाजी शुरू होगी। लेकिन जिन 4 बैंकों का अभी हमने नाम बताया, इसका निजीकरण होगा, इसका औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, ये सिर्फ अनुमान है। लेकिन इसके साथ ही इन 4 बैंकों में काम करने वाले 1,30,000 करोड़ लोगों के कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा, इसी चिंताओं में ये कर्मचारी बार बार सड़कों पे उतरते हैं और अपनी मांगों के विरोध में बैंक बंद कर सड़कों पे आ जाते हैं। उनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से निजीकरण कर रही है उसमें कर्मचारियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अगर सरकार कर्मचारियों के हितों में ध्यान रखकर निजीकरण करता है तो इसका स्वागत है, पर सवाल यही है कि क्या सरकार सिर्फ इसलिए निजीकरण करना चाहती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना चाहता है, या इसलिए निजीकरण चाहते हैं कि बैंकिंग उत्थान हो और लोग अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़े। तो ये एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है कि क्या वाकई में सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है, या फिर वाकई में बैंकिंग गतिविधियों में सुधार के लिए वह जो है संकल्पित है। कर्मचारी की चिंता जायज़ हो सकती है, लेकिन सरकार की अपनी चिंताएं हैं कि उन्हें साल दर साल जिस तरीके से लाखों रुपये उसमें डालने पड़ते हैं, वह इनकम टैक्स का पैसा होता है जिसे समाज के दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जा सकता है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि सरकार की नीतियों की वजह से ही तो बैंकिंग पूंजी का खत्म हो जाता है। सरकारी सिफारिश पे ऐसे अयोग्य लोगों को लोन दिया जाता है जिसकी रिकवरी होती नहीं है, और फिर अंत में उसको राइट अप कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये माफ़ी नहीं, राइट अप है। कौन सही कौन गलत, निजीकरण हो या नहीं हो,
इसके कई सारे तर्क हैं, कई सारे इसके पक्ष हैं, तो कई विरोध में भी हैं। पर सवाल क्या है कि सरकार, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो या सरकारी क्षेत्र के अन्य कंपनियां, आखिर सरकार निजीकरण ही क्यों चाहती है? सरकार निजीकरण के बजाय क्या उसकी सेहत में सुधार लाने के लिए और दूसरे उपाय क्यों नहीं कर सकती है? हालांकि 92 में जब उदारीकरण हुआ तो कहा गया कि सरकार का काम बैंकिंग चलाना, कारोबार करना नहीं है। ये बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से भी निवेश किया जा रहा है बिना किसी तर्क के, वह सही नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी निजीकरण हुए हैं उसमें उसका सुखद अनुभव, देश को सुखद अनुभव जो है महसूस नहीं हुआ है। इसीलिए आज जब मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण करने जा रही है तो कई सारे सवाल खड़े उतरने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई में सरकार जो भी है वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। डीएनपी इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। और हाँ, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।